हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मोशन के चैप्टर को पढ़ेंगे और मोशन के चैप्टर में कौन से टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, मीन्स हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मोशन मोशन होता क्या है? ओके, एवरीडे लाइफ में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं ना। तो उसमें से बहुत सारी चीजें रेस्ट होती हैं, बहुत सारी चीजें मूवमेंट करती हुई होती है। तो जो मूवमेंट हो रहा है यही तो मोशन है। किसी भी चीज का जो मूवमेंट है वही मोशन कहलाता है। तो मोशन आपने देखा है, जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो वो भी मोशन है, बर्ड्स का फ्लाई करना। फिश का स्विम करना ये भी मोशन है। इवन ब्लड का फ्लो, जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है, यानी कि हमारी आर्टरीज और वेन से होते हुए जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ये भी तो एक मूवमेंट है। और आपने देखा है कि जो मोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, मतलब मोशन हर टाइप का होता है। मोशन आपको स्ट्रेट लाइन भी दिखता है, मोशन आपको सर्कुलर भी दिखता है, मोशन आपको रोटेट करते हुए भी लोगों का दिखता है, और मोशन कई बार वाइब्रेट फॉर्म में भी दिखता है। तो मोशन कई बार ऐसा भी होता है इनडायरेक्टली भी दिखता है। इनडायरेक्टली कैसे दिखता है? जैसे कि सन का राइज होना, सन का सेट होना। सनराइज होना और सनसेट होना, ये दोनों हो के मूवमेंट हो रहा है ये हमें नहीं दिख रहा ना, लेकिन ये अर्थ का मूवमेंट ही तो है। अर्थ मूव कर रहा है, सनसेट हो जा रहा है, अर्थ मूव कर रहा है, सनराइज हो जा रहा है ना। और एयर की वजह से जो मूवमेंट्स हो रही है वो हमें एयर तो नहीं दिख रही कि एयर की वजह से मूवमेंट हो रही है, बट मूवमेंट हो रही है। कोई चीज, हमें पत्ते गिरते हुए दिख रहे हैं, पेड़ गिरता हुआ दिख रहा है, ये सारी चीजें जब हमें दिख रही है तो हमें इनडायरेक्टली, जो एविडेंस हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहे बट ये मोशन की ही वजह से हो रहे हैं, ये हमें पता चल रहा है। हमारा प्लैनेट, स्टार, गैलेक्सी, ये जितना भी एटम, मॉलिक्यूल्स जो भी है, ये सारे मूव तो कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है? मोशन है, ये सारी ही मूवमेंट्स हैं। तो हमने क्या अभी डिस्कस किया था कि जो मोशन है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो अलग अलग फॉर्म में रहता है, वो सर्कुलर है, स्ट्रेट है, रोटेट है, वाइब्रेट है, मतलब अलग अलग फॉर्म। तो आप इस चैप्टर में मोशन को स्ट्रेट में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आप सर्कुलर पाथ में पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्कुलरली मोशन होता है और किस तरह से स्ट्रेट मोशन होता है। ओके, तो ओके, अब हम मोशन को अगर डिस्क्राइब करते हैं, हमें एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि डिस्क्राइब द टर्म ऑफ मोशन, आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे, कैसे बताएंगे मोशन क्या होता है? सी, डिस्क्राइबिंग मोशन, मोशन को डिस्क्राइब करना। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है ओरिजिन। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपने घर पे किसी को इनवाइट करना है, आपने इनवाइट किया, उसे घर बुलाया, तो घर बुलाते समय वो नया पर्सन है तो आप उसको एड्रेस बताएंगे अपना कि हाँ, मेरा घर किसी स्कूल के ठीक सामने है, या मदर डेयरी के ठीक सामने है, या पुलिस स्टेशन के पास है, या फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन के पीछे है। ऐसे करके आप कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देंगे, ऐसा पॉइंट देंगे जिससे उस पर्सन के लिए कन्विंस हो जाए कि वो आपके घर इजीली पहुंच सके। तो जो कन्विंस करने वाला रेफरेंस पॉइंट होता है, जो आसान कर देता है घर के पते पर पहुंचने की जर्नी को, उस रेफरेंस पॉइंट को ही तो हम ओरिजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिन। सी, describing the motion of an object, we need to specify a reference point called origin. अब डिस्क्राइबिंग मोशन में आप ओरिजिन का लाइन लिखेंगे कि मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें बहुत जरूरत होती है कि हम स्पेसिफाई करें कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट, उसी को हम कहते हैं ओरिजिन। ओके, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन की, उसके बाद हम बात करेंगे सर्कुलर की भी। तो पहले हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन में होता क्या है? ये बहुत ही सिंपलेस्ट मोशन होता है, जो स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। आपने देखा है कार की मूवमेंट, कार सीधे ही सीधा मूव कर रही है, वो बिल्कुल भी अपनी पाथ चेंज नहीं कर रही है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि मोशन स्ट्रेट लाइन हो रहा है, यही कहेंगे। ओके, नाउ इसको हम एक फिगर से समझते हैं। ये है एक लाइन जो हमने ड्रॉ कर दी है, 0 से लेके 60 किलोमीटर तक हमने इसमें मार्क कर दिया, और इसके पॉइंट बना दिए, पॉइंट ओ, सी, बी एंड ए। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ओ है, यानी कि हम इसे लिख देते हैं स्टार्ट इट्स जर्नी ओ।
जर्नी स्टार्ट हो गई पॉइंट ओ से, स्टार्ट हो गई। अब रेफरेंस पॉइंट इसमें देखिए क्या क्या है, मैंने बात की थी ना कि किसी भी जगह के मोशन को, मूवमेंट को, कहाँ से होते हुए वो मूवमेंट आएगी, कोई कौन से एड्रेस तक पहुंचने के लिए किन किन पॉइंट से होते हुए गुजरना है, उनके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट यानी कि ओरिजिन बताने पड़ते हैं। अब जैसे कि ओ से ए तक की जर्नी है, आपको ए पहुंचने के लिए, ए पर पहुंचने के लिए आपको ओ से होकर, सी से होकर और बी से होकर, ओ से तो आप स्टार्ट ही करेंगे, सी और बी से होते हुए गुजरेंगे, तब आप पॉइंट ए तक पहुंचेंगे। तो ये पॉइंट बीच के जो हैं वो सारे रेफरेंस हैं और आप ए तक पहुंचेंगे, मीन्स ये सारे रेफरेंस पॉइंट है। ओ सी ए बी, ओ तो स्टार्टिंग पॉइंट ही है, इसीलिए हमने उसे अलग लिख दिया कि स्टार्ट इट्स जर्नी ओ, फिर रेफरेंस पॉइंट ए बी सी। क्लियर? नाउ मूव थ्रू सी एंड बी एंड रिच ए, मतलब सबसे पहले हम सी से बी पर जाएंगे, ओ से स्टार्ट किया सी पे गए, सी से जाएंगे बी पे और फिर फाइनली पहुंच जाएंगे कहाँ, ए तक। ठीक है ना? अब बैक रिच सी थ्रू बी, अब हमें बैक अगर जाना है तो हम सी पर आएंगे कहाँ से होते हुए, बी से होते हुए, भाई हम पीछे से आ रहे हैं, ए पे पहुंच गए, वापस लौट रहे हैं बैक, तो ए से हम बी से जाएंगे, फिर बी से हम सी पर आएंगे, मतलब बी से होते हुए सी पर पहुंचेंगे। नाउ ओ ए एंड ए सी होगा कितना, अब ये देखिए ओ ए कितना है, 60 किलोमीटर है, तो हमने इसे पूरा ले लिया 60 किलोमीटर। ए सी, अभी हमने बैक आने की बात की है कि हम ए से बी पे आएंगे फिर बी से सी, तो हम पहले तो ओ से ए गए, यानी कि हमने कितनी दूरी तय की, हमने डिस्टेंस कवर किया 60 किलोमीटर। अब ए से हम बी पे आए, बी से फिर हम सी पे आए, मतलब ए से सी तक आने में ए सी में हमारा 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर्ड हुआ। यहाँ पे 60 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 95 किलोमीटर। क्लियर? अब फॉर द मोशन, आप मोशन के लिए देखिए कि मूवमेंट किस तरह से हो रही है। द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, जो ऑब्जेक्ट है वो ओ से ए पे गया, देन द डिस्टेंस कवर्ड इज 60 किलोमीटर, तब कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ, ओ से ए तक जाने में डिस्टेंस कवर्ड हुआ 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कवर हुआ। मैग्नीट्यूड क्या है इसका, 60 किलोमीटर है, मतलब ओवरऑल जो है ना वो 60 किलोमीटर है। अब ड्यूरिंग ओ टू ए द डिस्टेंस कवर्ड, ओ से ए पर जब गया, ये देखिए ओ से ए पे जा रहा है तो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है 60 किलोमीटर। ओ टू ए एंड बैक टू बी डिस्टेंस कवर्ड, ओ से ए पे गया और ए से बी पर बैक आया तो डिस्टेंस कवर्ड हो रहा है हमारा, ओ टू ए तो 60 है, भाई ओ से ए 60 है और ए से बी पे जब आ रहे हैं तो कितना है, 25 किलोमीटर। अभी इससे पहले हम देखिए यहाँ पर ए से ए सी यानी कि ए से सी पे आए थे तो कितना हुआ था, 35 किलोमीटर, और यहाँ हम ए से बी पर आ रहे हैं तो डिस्टेंस है हमारे पास 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर। तो यहाँ 60 प्लस 25 कितना हो गया, 85 किलोमीटर। नाउ मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा, 35 किलोमीटर होगा। अब ये देखिए मैग्नीट्यूड होता क्या है, जैसे कि ये सेम पाथ है, सेम पाथ का जो ये पूरे पाथ का बड़ा हिस्सा वो मैग्नीट्यूड कहलाएगा। पूरा पाथ 60 किलोमीटर है, अब इसका एक छोटा हिस्सा ये भी है कि अब 0 से सी बोले 25 किलोमीटर या ए से बी बोले 25 किलोमीटर, और एक हिस्सा ये है कि 0 से आप बी बोले तो होगा 35 किलोमीटर, ओ से बी ओ बी, और या तो ए से सी बोले तो भी होगा 35 किलोमीटर। तो इसीलिए हमने ए से सी को कहा था कि ये 35 किलोमीटर है और ए से सी ही है हमारा मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना है, 35 किलोमीटर, जो कि इक्वल नहीं है 85 किलोमीटर के, यानी कि ये जो ओ टू ए और ओ से बी पर, ए से बी पर आना है, यानी कि ओ से ए पे जाना 60, ए से बी पे आना 25, 25 और 60, 25 और 60 कितना हुआ, 85 किलोमीटर। अब मैग्नीट्यूड 35 किलोमीटर है जो कि इक्वल नहीं है 85 किलोमीटर के, नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो एक पूरे पाथ का बड़ा हिस्सा होता है, लेकिन ये तो एक बार ओ से ए पर जाना भी है इसमें और ए से बी पर आना भी है, तो ये 85 किलोमीटर है, ये इसके इक्वल कैसे हो सकता है।
ठीक है, तो यहाँ पे बात ये समझ आती है कि डिस्टेंस कवर्ड इन जर्नी, इस जर्नी में जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कितना होगा। ये देखिए, ओ से ए पे जाना 60 किलोमीटर और ए से ओ पे बैक आना 60 किलोमीटर, यानी कि 60 + 60 = 120 किलोमीटर। क्लियर? नाउ the shortest distance measured from the initial to final position of an object is known as displacement. अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने में हम जो छोटा डिस्टेंस एक मेजर करते हैं उसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट अगर 1 मार्क्स की डेफिनेशन में आ जाए कि डिफाइन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन of an object is called displacement. क्लियर? वो छोटा डिस्टेंस जो हमने मेजर किया इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने में, that is called displacement. Now magnitude of the displacement may be 0 but corresponding distance is not 0. magnitude हो सकता है डिस्प्लेसमेंट का कि 0 हो, पर जो कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस उसमें कवर किया होता है वो कभी भी 0 नहीं होता। वो कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा ना, तो इसीलिए वो कभी 0 नहीं होगा। ऑटोमोबाइल आर फिटेड अ डिवाइस दैट शो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सच अ डिवाइस इज नोन एज ऑडोमीटर। आपको पता है, आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि ऑटोमोबाइल्स में, बसेस में, इन सब में एक ऑडोमीटर लगा रहता है जो ये बताता है कि कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है ना, कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ इसको बताने के लिए क्या लगा होता है? ऑडोमीटर, लाइक दिस। ये एक ऑडोमीटर है और ये आपको मेजरमेंट बताता है डिस्टेंस का कि कितना किसी व्हीकल ने डिस्टेंस को कवर किया। ओके, तो ऑडोमीटर क्या होता है ये आप बता देंगे कि ऑडोमीटर एक डिवाइस है जो कि शो करती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ ये शो करती है। बस 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिस्क्राइब द मोशन, डिस्क्राइब द ऑरिजिन, डिस्क्राइब द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्क्राइब द ऑडोमीटर, व्हाट इज ऑडोमीटर, है ना। तो इस तरह के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको लिख सकते हैं। नाउ यूनिफॉर्म मोशन पर अब हम आ गए हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब यूनिफॉर्म मोशन ना स्ट्रेट लाइन मोशन से ही लिंक है, देखते हैं। कंसीडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, वो ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ पे जाता जा रहा है, तो उसके मूवमेंट को, उसके मूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट लाइन। हम उसको यूनिफॉर्म कहेंगे। यूनिफॉर्म क्यों कहेंगे? क्योंकि उसने अपने डिस्टेंस को कहीं से भी चेंज नहीं किया, वो एकदम स्ट्रेट जा रहा है। ओके, तो लेट इट कि कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है व्हीकल, उसने ट्रेवल किया 5 मीटर डिस्टेंस इन फर्स्ट सेकेंड, पहले सेकेंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। अब 5 मीटर ही डिस्टेंस वो कवर कर रहा है अपने दूसरे सेकेंड में, सेकेंड सेकेंड में भी वो कितना कवर कर रहा है? 5 मीटर, 5 मीटर। थर्ड सेकेंड में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, फोर्थ सेकेंड में भी वो 5 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। दैट मीन्स कि जो उसका डिस्टेंस है ना वो इक्वली कवर्ड हो रहा है, वो बिल्कुल भी इधर उधर नहीं हो रहा। टाइम सेम, डिस्टेंस सेम, एकदम स्ट्रेट, तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। in this case the object move 5 मीटर in each second। यही कहा हमने कि इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो 5 मीटर ही मूव कर रहा है हर सेकंड में। ऐसा नहीं है कि किसी सेकंड में उसने 10 मीटर मूव कर लिया, वो हर सेकंड में 5 मीटर की ही मूवमेंट कर रहा है। एज द ऑब्जेक्ट कवर्ड इक्वल डिस्टेंस, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम ले रहा है, तो हम उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट जो सेम टाइम और सेम डिस्टेंस को कवर करे, सेम डिस्टेंस कवर करे सेम टाइम में, that is called uniform motion. Equal distance in equal interval of time, that is called uniform motion. Clear? Okay. Now non uniform motion, अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेट नहीं होगा, वो अपना पाथ चेंज करते हुए होगा। लाइक ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब टाइम बेशक वही है, टाइम वो उतना ही ले रहा है, पर वो स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा, वो अपना पाथ चेंज कर रहा है। अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। जैसे वहां पे
हर सेकंड में 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर हो रहा था, तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, हो सकता है एक सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया हो, अगले सेकंड में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ले और अगले सेकंड में 2 मीटर ही डिस्टेंस कवर करे, मतलब अनइक्वल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ कार इज मूविंग इन क्राउडेड स्ट्रीट, कोई कार है जो मूव कर रही है और बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह है अगर, तो वो स्ट्रेट कैसे जा सकती है, उसको तो अपना पाथ चेंज करना पड़ेगा, जहां से जगह मिलेगी जगह को बनाते हुए अपनी कार को निकालना होगा, तो उस टाइम वो यूनिफॉर्म मोशन में नहीं मूव कर सकती, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करेगी, वो अपने पाथ को चेंज करती रहेगी, डिस्टेंस उसका चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो उस केस को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये एग्जांपल दे सकते हैं कि कार इज मूविंग इन क्राउडेड स्ट्रीट, और क्या दे सकते हैं, पर्सन इज जॉगिंग इन अ पार्क, कोई पर्सन अगर पार्क में जॉगिंग कर रहा होता है तो क्या वो स्ट्रेट ही जाता है, नहीं, वो अकॉर्डिंगली पार्क, किस तरह से पार्क का पाथ है, उस पाथ की जो भी पोजीशनिंग है वो उस पर होते हुए जाता है, कभी वो इस साइड से जाता है कभी उस साइड से जाता है, मीन्स वो मोशन भी कौन सा मोशन कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आपने देखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपके पास दो एग्जांपल है, एक कार का क्राउडेड स्ट्रीट में मूव करना और एक पर्सन का पार्क में जॉगिंग करना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, वो मोशन जो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, अब मोशन होता है तो उसको मेजर करने के लिए कोई मेजरिंग रेट भी होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पर बॉलिंग हो रही है, जो बॉल को क्रिकेटर्स जब फेंकते हैं तो वो भी एक मोशन है, मूवमेंट है ना, तो वो कितनी स्पीड से बॉल को फेंका गया उसको भी मेजर करने के लिए पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इस तरह से ये मेजरिंग रेट है, क्या रेट है कि किस रेट से बॉल की वहां पे गई, बॉल फ्लो की, क्या स्पीड थी बॉल की, ये सारी चीजों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो ये मेजरिंग रेट कहलाता है। अब कार मूव करती है, आपने देखा है आप रोड पर जब कारें मूव कर रही होती हैं तो जगह जगह साइन बोर्ड बने होते हैं इस तरह के, वो साइन बोर्ड पे मेंशन होता है कि स्पीड लिमिट, इस स्पीड लिमिट में ही कार को मूव करना है, किसी कार का यही स्पीड रेट होना चाहिए, इससे ज्यादा क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो ये भी मेजरिंग रेट है। तो इस तरह से मेजरिंग रेट ऑफ मोशन होते हैं, आपने यहाँ पे बॉलिंग का देखा इस तरह से मेंशन है, और आपने यहाँ पे व्हीकल्स का देखा, आप नॉर्मली कभी अगर बाहर ट्रेवल कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जगह जगह रोड पर साइन बोर्ड लगे होते हैं जो ये बताते हैं कि किस व्हीकल को, इस पोजीशन पे व्हीकल को कितनी स्पीड से मूव करना है, ये बता रहे होते हैं वो साइन बोर्ड। ठीक है, उसी को हम कहते हैं द मेजरिंग रेट ऑफ मोशन। क्लियर? नाउ the distance traveled by the object in unit time, this quantity is referred as a speed। अब distance कितना कवर हो रहा है, distance कैसा कवर्ड हो रहा है, मीन्स कोई भी चीज अगर मूवमेंट कर रही है तो मे बी वो फास्ट होगी या वो स्लो होगी, डिस्टेंस कवर तो हो रहा है, वो दूरी तो कोई ना कोई तय कर रही है, तो उसको ही हम एक नाम देते हैं, उसको रेफर करते हैं हम किस टर्म से, स्पीड से। स्पीड से रेफर करते हैं कि हाँ इस ऑब्जेक्ट ने इतनी स्पीड से इस पोजीशन पर इतना मूव किया। तो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड एज स्पीड। क्लियर? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहलाता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड को ही हम इंडिकेट करते हैं v से, और टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस को इंडिकेट करा है यहाँ पर s से, और टोटल टाइम टेकन t से। क्लियर? नाउ एसआई यूनिट स्पीड की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। स्पीड की एसआई यूनिट पूछी जाती है 1 मार्क्स में, कि पहले तो डिफाइन करना आ जाता है स्पीड किसे कहते हैं, व्हाट इज स्पीड, डिफाइन द टर्म ऑफ स्पीड। फिर एवरेज स्पीड का अगर फॉर्मूला आ गया तो आपको बताना है कि स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे लिख देना है आपको ऐसे बॉक्स बनाकर, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन,
v इज इक्वल्स टू एस बाय टी, क्योंकि v क्या है, स्पीड है, s है हमारा टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन है t। अब इसकी एसआई यूनिट भी पूछ लेते हैं कि स्पीड की एसआई यूनिट बताइए। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड को आपको याद रखना है, इसका सिंबल होता है मीटर इज एम, एस पर सेकंड यानी कि एस के ऊपर यू पर सेकंड बनाए, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मीटर पर सेकंड। अदर यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। ये सारे ही स्पीड के यूनिट्स हैं। तो आपको ये सिंबल्स हैं, ये यूनिट है, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, सिंबल इज मीटर पर सेकंड, अदर यूनिट इज मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर। क्लियर? Average speed of an object is obtained by dividing the total distance traveled by the total time taken. Average speed को देखिए हम निकाल कैसे रहे हैं, डिवाइड कर दे रहे हैं क्या क्या, टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर्ड किया और उसमें टोटल उसने टाइम कितना लिया, यही तो लिखा है। एवरेज स्पीड है v, टोटल डिस्टेंस है आपका s और टोटल टाइम टेकन है t, यही है। क्लियर? नाउ डिस्टेंस को हमने s से इंडिकेट किया, टाइम को हमने t से इंडिकेट किया और स्पीड को हमने v से इंडिकेट किया। ये आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। डिस्टेंस को s से इंडिकेट किया गया है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस ऊपर है, ये स्पीड है, v क्या है, स्पीड है, और टाइम क्या है, t है। क्लियर? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। न्यूमेरिकल फॉर्म में एक क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए किस तरह से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, हम इन्हें समझते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड बाय एन एग्जाम्पल, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 2 आवर। एक कार है जो ट्रेवल कर रही है, 100 किलोमीटर की दूरी उसने तय की 2 घंटे के अंदर। तो एवरेज स्पीड कितनी हुई, 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर वो पर आवर तो ट्रेवल कर ही रही है, क्योंकि उसको हमने क्या किया कि हमारा जो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो हमने उसकी स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस है 100 अपॉन टाइम 2 आवर है, 2 से डिवाइड किया, आ गया 50 किलोमीटर पर आवर। The car might not be travel 50 किलोमीटर पर आवर all time. Sometime it travel faster, sometime slower than this. तो अब 50 किलोमीटर पर आवर तो वो ट्रेवल कर रही है, पर जरूरी नहीं है कि वो हर टाइम सेम स्पीड से हो, फास्ट ही हो सकता है वो कभी फास्ट हो सकता है वो कभी स्लो हो। ठीक है, ओके। तो आपको इस एग्जांपल से ये समझ आया कि एक कार अगर अपना कोई डिस्टेंस 100 किलोमीटर का तय करती है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर रही है 2 घंटे के अंदर, तो उसमें हम स्पीड कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 100, टाइम है 2 घंटा 2 आवर, तो आप 100 ऊपर रखेंगे, 2 आवर नीचे रखेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से 100 को, आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। अब 50 किलोमीटर पर आवर आपका स्पीड तो निकल गया, पर वो स्पीड आप फिक्स नहीं कह सकते कि वो सेम टाइम इंटरवल सेम डिस्टेंस, आप ये कह सकते हैं हो सकता है कि सेम डिस्टेंस तो उसने कवर किया, पर जो टाइम इंटरवल है वो कभी स्लो रहा हो, कभी फास्ट रहा हो, कभी उसने जल्दी कुछ दूरी तय कर ली हो, कभी उसको ज्यादा टाइम लगा हो। ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ट्रेवल कर रहा है 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड के अंदर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो तय कर रहा है 16 मीटर की दूरी 4 सेकेंड के अंदर, और दूसरा ऑब्जेक्ट है जो 16 मीटर की दूरी 2 सेकेंड के ही अंदर तय कर दे रहा है। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन आएगा कि इनकी एवरेज स्पीड निकालो। कैसे निकालेंगे आप? नाउ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, पहले दोनों ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट 16 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहे हैं, तो हम डिस्टेंस को एक साथ ले लिए, 16 मीटर 16 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना है 32 मीटर, यही है। टाइम को अब एक साथ ले लेते हैं, 4 सेकेंड 2 सेकेंड, टोटल टाइम कितना है 2 सेकेंड। अब हमारे पास बारी आती है फॉर्मूले की। फॉर्मूला होता क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड ही निकालनी है, उसने क्वेश्चन में यही पूछा है कि व्हाट इज द एवरेज स्पीड। द एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, उसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, हम यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिख चुके हैं, और टोटल टाइम कितना टेकन, कितना टाइम लिया वो भी हम यहाँ पर लिख चुके हैं। तो हम इसको ऐसे कर देंगे
कि फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली ही वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 16 + 16 32 मीटर आया था, ऊपर लिखा। टोटल टाइम टेकन है 6 सेकेंड है, नीचे लिखा। 6 सेकेंड से 32 को डिवाइड करेंगे, 6 5 जा 30, 5 ये पॉइंट में आया 33, 5.33 मीटर पर सेकेंड आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ आपने देखा कि एवरेज स्पीड पर किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनके किस तरह के आंसर आएंगे। ओके, तो therefore the average speed of object is 5.33 मीटर पर सेकेंड। हम एवरेज स्पीड को इस तरह से लिख देंगे। सो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा जितना अभी तक हमने मोशन के चैप्टर में पढ़ा कि मोशन क्या होता है, मोशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मोशन किस तरह से कॉम्प्लेक्स है। और इस चैप्टर में हमने स्ट्रेट लाइन में अभी हमने यूनिफॉर्म पढ़ा और हमने नॉन यूनिफॉर्म पढ़ा, यानी कि वो एक तरह का आप कह सकते हैं कि स्ट्रेट चेंज पाथ को चेंज करता हुआ मोशन है। तो हमने दो तरीके के मोशंस के बारे में आज पढ़ा, एक स्ट्रेट लाइन यानी कि यूनिफॉर्म और एक नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें स्पीड का क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल फॉर्म में कि स्पीड निकालिए या स्पीड को डिफाइन करिए या स्पीड की एसआई यूनिट बताइए। तो हमने ये सारी चीजों को अच्छे से समझा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ